जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं और उसका मुसीबत का कोई हल नहीं। चाहे निजीकरण की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे जनगणना की बात हो, या किसी तरह का देश के किसी भी चीज़ को बेचने की बात हो, मतलब प्लेटफॉर्म बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है और आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये आप इस मंच से संसदों को कहना चाहते हैं कि आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप लोग सरकार को विरोध नहीं कर सकते। ऐसे काम के लिए आपको विरोध करना पड़ेगा। जो सरकार आपके संवैधानिक अधिकारों को देना नहीं चाहती है, वो आपको एक इंसान के रूप में नहीं मानती है। The man who does not respect your right, he does not respect you as a human being. सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए किया गया है। वो लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों को उनके संविधान अधिकार दिलाने के लिए और जागृत करने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम बुलाया है। उनके लिए बार बार सभी श्रोतागण और वक्तागण धन्यवाद करते हैं। देखिए, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है और 100 बार की गुलामी से बगावत बेहतर है। जो सरकार आपके संवैधानिक अधिकारों को देना नहीं चाहती है, वो आपको एक इंसान के रूप में नहीं मानती है। The man who does not respect your right, he does not respect you as a human being. भाइयों, सरकार के द्वारा निजीकरण करने का अर्थ यह है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वह भारत की सरकार को चलाने में नाकामयाब है और इसलिए वो सरकार निजीकरण लाना चाहती है। हमारे लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो वर्तमान सरकार है, वो आत्मनिर्भर करने की जो स्कीम चलाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, वो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती, कोई आपको स्थायी गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि एक ओबीसी का व्यक्ति जो बाल काट रहा है वो बाल काटता रहे, जो जूते बना रहा है जूते बनाता रहे, और हम लोगों को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है रिजर्वेशन का, वो सरकार ईमानदारी से इस देश के अंदर लागू नहीं कर रही है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि पूरी तरह से इन प्रोग्रामों को करने के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से मेहनत करें, मदद करें, क्योंकि वर्तमान सरकार में जो हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी है और हमारा मेन काम अपने जो गरीब, दलित, पिछड़े या शूद्र या ओबीसी के लोग हैं, उनको हर तरह से न्याय मिले, न्यायालय में मिले, सरकार के द्वारा मिले, ये इस ऑर्गेनाइजेशनों का मेन उद्देश्य है। और भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहा था कि जब किसी मनुष्य को, किसी राष्ट्र और किसी समाज को बस में करना हो तो पहले उन्हें भयभीत कर दो, फिर वो आपसे मार्ग पूछेगा, तो उनको फिर वैसे चलाना चाहिए जैसे आपका स्वार्थ पूरा होता हो। तो वर्तमान में जो सरकार है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, लीगल राइट्स को नहीं देना चाहती। इसलिए भाइयों, सब ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर सब पूरी तरह करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। पीपुल दिल्ली में पहला शुरुआत किया था, तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां के मंत्री और सांसद महोदय लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उनको सांप छू लिया या पार्टी के कोई दिशा निर्देश हो गई कि लोग आना कम कर दिए, लेकिन बात में बातें ये आगे बढ़ी। मैं सिर्फ 2 शब्द ये मंच से कहना चाहता हूँ कि जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं और उसका मुसीबत का कोई हल नहीं, ये नारा मानवर काशीराम जी ने दिया था। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जहाँ तक बात आती है, बी द पीपुल की बात आती है,
मैं इस मंच से पैगाम के आशा चंद्रा जी, बी द पीपुल के अनिल पटेल जी, प्रदीप वर्मा जी और तमाम दिल्ली प्रदेश से, एनसीआर से या बाहर से भी लोग आए हैं हमारे देश से, मैं सबका अभिनंदन करते हुए सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि हम संगठित रहेंगे तबे हमारा मुकाबला आगे होगा, नहीं तो अभी एक उत्तर प्रदेश से लिस्ट जारी हुई है जज का, आप लोगों ने देखा है, लगभग 500 जो जज बने हैं उसमें कौन है? चौबे जी, दुबे जी, शुक्ला जी, पांडे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, पता नहीं शुक्ला जी, पता नहीं कौन कौन जी, एक भी ओबीसी और ये एससी एसटी का बच्चा नहीं है। कहाँ से होगा? सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवर जी, मैंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा सर्वे कराया, मैंने अपना लाखों रुपया खर्च करके कि जरा पता लगाओ कि दिल्ली में रहने वाले कितने बच्चे हाई स्कूल पास किए हुए हैं। भाई साहब, 25 गज के घर तो आप दिल्ली में बना लिए, 500 गज के बना लिए, लेकिन शाम के आपका बेटा जो है ना, चौरास्ता पर जाके स्मैक और सिगरेट पीता है। बेटियों अगर इस दिल्ली में निकल के कोई आई तो वो बेटियां आई और वो बेटी आगे बढ़ के पढ़ती लिखती है, लेकिन ये दिल्ली में रहने वाले जितने भी है ना, जरा हाथ उठा के बताओ कि कितने का बेटा आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर बना है। लेकिन एक यूपी और बिहार, एक मध्य प्रदेश राजस्थान का बच्चा किराए पर घर लेके दिल्ली में पढ़ लिख के वो अपने मिशन को कामयाब करता है, लेकिन दिल्ली में रहने वालों को नहीं करता है। ये मैं गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि भाई पीके सिंह पटेल अगर बोलता है तो ऊंची आवाज से बोलता है और जायज बात बोलता है। इसलिए बी द पीपुल में अगर शामिल हुए हो तब पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके हक और अधिकार के बात करोगे। जो पार्टी आपको एमपी बना के लाया है ना, वो एमपी पार्टी के बात करेगा, चाहे वो एससी के हो, चाहे वो ओबीसी के हो। इसलिए वो पार्टी से बना हुआ व्यक्ति है, इसलिए वो आपका हक के बात नहीं करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम लोग को बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमारे संसद जो एससी एसटी और ओबीसी से पार्लियामेंट में हैं वही आवाज़ उठा दें तो हम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, अगर उन लोग तैयार हो जाएं तो हो सकता है कि कल मोदी जी को भी जाना पड़ सकता है। इन लोगों में से ही कोई प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इतना इन लोगों को गट्स चाहिए। मैं छोटी सी बात करता हूँ, मैं तो एक छोटा सा पोस्ट पर था, डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने टेन्योर में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम के साथ कोई भी अन्याय हमने नड्डा साहब को करने नहीं दिया। और इवन हम एक अधिकारी थे और अधिकारी हो करके भी हमने बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए जो रोस्टर था, सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिल्ली में ही हमने अपने रहते सारे पोस्टों को, बैकवर्ड का बैकलॉग था 222, सारे पोस्टों को भरा। और यही नहीं, 200 जो 200 का रोस्टर था उसको सारे एम्स में मैंने लागू किया, सारे गवर्नमेंट में लागू किया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने अभी एक सप्ताह पहले मैंने अनुप्रिया पटेल जी से मिला और मैंने कहा, मैडम मुझे तो मालूम नहीं था कि ओबीसी को 27% नहीं मिलता है, ये फाइल तो मेरे पास कभी आई नहीं, और अगर मेरे पास आ जाती, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस तरह का आदमी था कि मैं 27% के लिए मैं सरकार से नहीं पूछ करके मैं खुद ही लागू कर देता, खुद लागू कर देता। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, मेरी बेटी भी वहाँ सफदरजंग में हार्ट सर्जन थी। वो बोली कि पापा यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग आते हैं, हार्ट सर्जरी इतना कॉस्टली है कि नहीं अफोर्ड कर सकते।
तो एज ए डीजी मैंने पास किया कि जो भी सफदरजंग अस्पताल में आएगा हार्ट सर्जरी के लिए, चाहे उसमें 2 लाख खर्च हो चाहे 3 लाख खर्च हो, वो अपने पॉकेट से 1 पैसा भी नहीं खर्च करेगा, सरकार खर्च करेगी। और वो नियम आज भी लागू है। हमारा कहने का तात्पर्य है, सिर्फ तात्पर्य है कि अगर हमारे सांसद महोदय, अगर हमारे मंत्री महोदय, अभी जैसे उन्होंने ओबीसी को मंत्री पद पर वो दे दिया, स्टेट मिनिस्टर बना दिया बहुत सारे ओबीसी और एससी एसटी को, वो कहते हैं कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, पहले आप जनगणना कराइए तब हम मंत्री बनेंगे। ये उनको कहना चाहिए था कि आप जनगणना कराइए। क्या प्रॉब्लम है आपको जनगणना करनी, क्या आपके मन में है? और आप उल्टी बात क्यों करते कि स्टेट कराएगा? मतलब एक प्रधानमंत्री को एक शोभा नहीं देता कि ऐसी बात कहना कि स्टेट करेगा। जो काम जनगणना का काम केंद्र का है वो स्टेट कैसे करा सकता है? इसका मतलब कि आप दिल से नहीं चाहते। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग खुद स्ट्रांग हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे संसद महोदय सोच ले कि आपने संसद बना, आपको हम लोगों ने चुन करके भेजा, आप एससी एसटी के कोटा से गए, मान लिया कि ओबीसी के कोटा से नहीं गए हैं, लेकिन आप उसके खाना तो खाए हैं, उस परिवार में तो रहते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि हम लोग मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, पहले आप जनगणना को लागू करिए, पहले आप निजीकरण को बंद करिए, तब हम लोग मंत्री पद को लेंगे। अगर इन लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को ये सब नहीं करना पड़ता। तो हमारा अनुरोध है आप इस मंच पर सारे संसद सदस्यों को जो ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम को बिलोंग करते हैं कि आप लोग एक होकर के आवाज़ उठाइए और कोई भी बातें, चाहे निजीकरण की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे जनगणना की बात हो, या किसी तरह का देश के किसी भी चीज़ को बेचने की बात हो, मतलब प्लेटफॉर्म बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है और आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये आप इस मंच से संसदों को कहना चाहते हैं कि आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप लोग सरकार को विरोध नहीं कर सकते। ऐसे काम के लिए आपको विरोध करना पड़ेगा। जब मैं अकेला एक आदमी, एक शेड्यूल कास्ट, पूरे मंत्रालय को मैंने हिला कर रख दिया और नड्डा साहब को बोलना पड़ा कि डॉक्टर प्रसाद आप रिज़ाइन कर दीजिए। उन्होंने कम से कम हमको 10 बार बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। मैंने पूछा कि रिज़ाइन करने का कारण तो बताइए, क्यों रिज़ाइन कर दें? और आप बिलीव करेंगे, सरकार ने नियम बदल दिया मेरे लिए, रिटायरमेंट एज को चेंज कर दिया। तो जब सरकार एक आदमी के लिए सिर्फ अपने नियम को बदल सकता है, तो आप लोग सोच लीजिए कि क्या कर सकता है। इसलिए आप लोग को एक होना पड़ेगा। मेरे इस मन से सिर्फ सभी संसद महोदयों को ये कहना है कि आप अपने आत्मा को जगाइए और आवाज़ उठाइए कि ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।